1869 से 1947 तक के टाइम पीरियड के दौरान जो उर्दू नॉवेल्स लिखे गए उनमें औरत की समाजी पेशकश के हवाले से ये हमें अपने ख्यालात से इजहार करेंगी। डॉक्टर साहिबा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट शालीमार कॉलेज बागबानपुरा लाहौर में। 10 साल से जायद का उनका पढ़ाने का दरस व तदरीस का तजुर्बा है और इसके साथ साथ उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर उर्दू में ख़वातीन के हवाले से और फिक्शंस में मुख्तलिफ मज़ामीन भी। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप इस फोरम पे तशरीफ़ लाई। तो हम अब आपके ख्यालात सुनने के मुंतज़िर हैं। एक मिनट, बहुत सारे दोस्तों का जो माइक है वो ऑन है, अगर वो उसको ऑफ कर दें तो ये डिस्टॉर्शन नहीं होगी। और ओवर टू यू मैम। सोशल साइंस और बतौर खास ज़िशान हासिफ साहब की कि जिन्होंने फॉर्म पर मुझे बोलने का मौका अता किया। जी मौजू की तरफ आते हैं। जी सबसे पहले तो मैंने पाकिस्तान में मौजूदा दौर की औरत के समाजी किरदार को जांचने के लिए औरत के इर्तिकाई सफ़र को समझने की कोशिश की है। औरत के समाजी दायरा कार को बढ़ाने या उसे महदूद करने के हवाले से माजी में जिन लोगों ने मुख्तलिफ दलाइल दिए हैं, उन दलाइल की मदद से हम मौजूदा ज़माने में आज़ादी निस्वा के हामी और मुखालिफिन की ज़हनी परवरिश का तज्ज़िया कर सकते हैं। मेरी तहकीकी कोशिश दरअसल इसी जानकारी को हासिल करने की एक अदना सी काविश है। क्योंकि नावल का जो कैनवस है वो बहुत वसी होता है, मुख्तलिफ किस्म के जो रंग है वो उसके अंदर बड़ी आसानी से पेंट किए जा सकते हैं। फिर यह है कि इसमें मुख्तलिफ और मुतज़ाद आरा को भी बयान किया जा सकता है। तो इसलिए उर्दू नावल को जब हम आगाज़ देखते हैं तो आगाज़ में ही यानी पहले नावल में ही ख़वातीन की इस्लाह और समाजी ज़रूरतें इसकी पेशकश का हिस्सा बन गई। तो इसीलिए औरत के समाजी दायरा कार की तफ़हीम के लिए मैंने नावल की जो सिन्फ है इसको मुंतखब किया है। मेरा जो मकाला है पीएचडी का मकाला, उसका उन्वान है उर्दू नावल में औरत की समाजी पेशकश 1869 ता 1947। इस तहकीक को मैंने 6 मुख्तलिफ अब्वाब में तकसीम किया है, जिनके नताइज मैं आपके सामने पेश करूंगी। बाब अव्वल है औरत और समाज, बुनियादी तसव्वुरात, तारीखी इर्तिका और मुतालियाती तरीक़ाकार। अब सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि समाजी पेशकश से क्या मुराद है। एक नॉवल निगार जब किसी औरत को पेश कर रहा है तो वो उसको बतौर फर्द भी पेश करेगा और बतौर समाजी कारकुन भी पेश कर रहा है। मसलन बतौर फर्द वो क्या है, वो माँ है, वो बेटी है, वो बहन है, वो बहू है, वो नंद है, यानी मुख्तलिफ किस्म के रिश्ते हैं जिसमें जोड़कर औरत को उसने पेश किया है। तो बतौर फर्द हम देखेंगे कि वो औरत को किस तरह से पेंट कर रहा है, किस तरह से पेश कर रहा है। दूसरी सूरत जो है वो है समाजी कारकुन की, यानी इन्हीं रिश्तों में से जब कोई औरत घर के दायरे कार से निकलकर समाज में दाखिल होती है, वो उस्ताद बनती है, वो डॉक्टर बनती है, वो नर्स बनती है या वो कोई और पेशा अख्तियार कर लेती है, तो फिर उसकी जो तश्कील है या उसका वो जो दायरा कार है उसके बढ़ने को नॉवल निगार किस तरह से पेश कर रहा है, ये हमने देखने की कोशिश की। अब नॉवल निगार औरत के जिस भी हैसियत से उसको पेश कर रहा है, चाहे वो बतौर फर्द पेश कर रहा है या समाजी कारकुन के तौर पर पेश कर रहा है, तो उसकी कुछ समाजी तवक्कात हैं जिसकी वजह से उसने उस किरदार को तख्लीक किया है। हम ये देखते हैं, हमने ये देखने की कोशिश की कि नॉवल निगार ने उस दायरे में औरत का जो दायरा कार बढ़ रहा है, क्या उसको यानी उसका जो असर बढ़ रहा है, क्या उसको उसने मस्बत अंदाज में पेश किया या उसको कुछ खदशात है या वो उसकी मनफी पेशकश कर रहा है। तो ये हमने जो है वो समाजी तवक्कात के ज़ेर असर यानी देखने की कोशिश की गई। फिर हम आते हैं जी तरीक़ाकार की तरफ, यानी जो मेथोडोलॉजीज़ हमने इस्तेमाल की, इसमें भी हमने 3 चीज़ों को बतौर ख़ास मद्देनज़र रखा। पहला ये कि औरत की आवाज़ कैसी है, यानी औरत की आवाज़ से मुराद ये ले रहे हैं कि खातून की अपनी आवाज़ किस नौइयत की है, यानी जब कोई खातून किसी के साथ मुकालमा कर रही है, यानी मुकालमाती सतह पर आती है, तो वो जो दलाइल बयान कर रही है या वो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रही है या वो अपनी सोच का इजहार कर रही है,
तो उसको नावल निगार ने कितनी अहमियत दी है। फिर किरदार का तज्जिया किया गया कि बयानिए के अंदर नावल निगार उसके किरदार को किस तरह से बयान कर रहा है, कौन कौन से अल्फाज लेकर आ रहा है या कैसा अमल उसका बयान कर रहा है। दूसरी सतह पर हम देखते हैं कि औरत बतौर अमल जब वो करती है, यानी बतौर किरदार जब वो अमल कर रही है, तो अमली सतह पर उसकी क्या नोयत हमें नजर आती है, उसका हमने तज्जिया करने की कोशिश की थी। फिर हमने ये देखने की कोशिश की कि औरत के पास कुव्वते फैसला है या उसके पास इख्तियार है कि वो अपनी मर्जी का फैसला खुद कर सकती है। अगर उसके पास इख्तियार है तो किस सतह का है, क्या उसके पास हर चीज का इख्तियार है, ये चंद सतहों पर उसको इख्तियार दिया गया, चंद सतहों पर उसको महदूद कर दिया गया, ये भी हमने देखने की कोशिश की है। फिर औरत की समाजी हैसियत के तयन के लिए हमने उसके तारीखी सफर को 3 अदवार में तकसीम किया। पहला दौर दौरे वहशत, जिसको हम पत्थर का दौर कहते हैं। दूसरा दौर है दौरे बर्बरियत, जिसको हम वहशी दौर कहते हैं। और तीसरा दौर है दौरे तहजीब, जिसको हम ज़रई अहद कहते हैं। तो अब इन तीनों अदवार को मद्देनजर रखते हुए हमने ये देखा कि पत्थर के अहद में और वहशी दौर में औरत फिर भी बाइख्तियार थी, उसके मलकियती हकूक भी थे, उसकी बात को सुना भी जा सकता था, कि उसका कहना माना भी जा सकता था। मगर जो ही अहद ज़रई दौर में आया तो इस दौर में औरत की हैसियत, मलकियती हैसियत कम हो गई, क्योंकि जो जायदाद है, वसाइल बढ़ गए हैं, या इसके अलावा ये है कि इख्तियारात जो है वो मर्द के बढ़ गए हैं और औरत के इख्तियारात जो है वो कम हो गए, क्योंकि इजाफी पैदावार जो है वो हो गई। पैदा के साथ साथ मुख्तलिफ तहरीर से गुजर रही थी, और इन तमाम तहजीबों के अंदर भी हम देखते हैं कि पिदरसरी समाज जो है वो मौजूद था। ये पिदरसरी जो है वो अक़दार गालिब थी मुआशरे में। तो कदीम हिंदुस्तानी ज़रई समाज में भी औरत की हैसियत को, समाजी हैसियत को इन जो मुआसिर तहजीबें हैं उनके मद्दे मुकाबिल रखकर देखा गया तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आया, क्योंकि उन समाजों में भी औरत को मर्द की ज़ाती मलकियत समझा जाता था और हिंदुस्तान में भी औरत मर्द की ज़ाती मलकियत ही शुमार होती थी। और बतौर ख़ास इस जो है यानी इस हिस्से में हमने औरत के मलकियती, इख्तियारी, जायदादी और आइली ज़िंदगी को मद्देनज़र रखा कि किस-किस तरह से जो है उसका दायरा-कार महदूद किया गया है। फिर उसके बाद इन तहज़ीबों के बाद हमने हिंदुस्तान की तहज़ीब को लिया। अब हिंदुस्तान की तहज़ीब को भी हमने मुख्तलिफ 3 हिस्सों में तक़सीम किया। पहला दौर हमने वैदिक दौर रखा, यानी वैद का दौर। अब इस दौर में ये हुआ कि दरावड़ों को तो धकेल दिया गया और उसकी जगह पर आर्य समाज आ गए, आर्य के लोग आ गए। आर्याओं ने अपने साथ जो निज़ाम लेकर आए थे, वो पिदरसरी था। उन्होंने दरावड़ों के निज़ाम को उठाकर एक तरफ रखा और आहिस्ता-आहिस्ता मुआशरे के अंदर अपना पिदराना जो अक़दार है उसको राइज़ करने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद है रामायण का अहद। ये रामायण का अहद यहाँ तक आते-आते औरत जो है वो समाज से निकल गई और यानी समाज में वो महदूद हो गई और तमाम अक़दार जो है उसके ऊपर मर्द गालिब आ गया। फिर है शास्त्र का अहद। अब ये जो शास्त्र का दौर है, इसमें आते-आते औरत की शनाख्त और उसकी ज़ाती हैसियत बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब वो उस मर्द के ज़ेर असर आ गई या उस मर्द की शनाख्त के ज़रिए पहचानी जाने लगी, जिसके जो उसका सरपरस्त है, यानी जो सरपरस्त की हैसियत है, उसकी हैसियत से ही औरत को जाना जाएगा। औरत की बतौर खुद कोई हैसियत या बतौर फर्द कोई हैसियत नहीं है। शास्त्रों के दौर के बाद हिंदुस्तान में एक रुझान बुद्ध मत का आता है। बुद्ध मत की तहज़ीब जब सामने आती है, तो औरतों की एक बहुत बड़ी तादाद, क्योंकि शास्त्रों के सख्त कवानीन के ज़ेर असर पिस रही थी, हालत उनकी खराब थी, तो बड़ी तादाद तेज़ी से इस रुझान की तरफ आई कि शायद उनकी हालत कुछ बेहतर हो जाएगी। मगर यहाँ पर भी इन ख़वातीन को समाजी तौर पर तो तकरीम हासिल हो गई, लेकिन बतौर फ़र्द इनको कबूल नहीं किया गया। फिर ये कि हिंदुस्तानी क्योंकि कदीम यानी कसीर मज़हबी मुल्क है, बहुत सारे मज़ाहिब इसके अंदर मौजूद हैं, तो हमने हिंदुस्तान के मज़ाहिब को समझने के लिए या उसके ज़रिए औरत को समझने के लिए, मज़ाहिब में औरत की तस्वीर को समझने के लिए हमने मिल्लत इब्राहीमी के कायल 3 मज़ाहिब को मद्देनज़र रखा, यानी तौरात को,
इंजील को और कुरान मजीद को, यानी यहूदी, ईसाई और इस्लाम, तीनों मज़ाहिब में उनके मजहबी मतून में जो औरत की तस्वीर पेश की गई थी उसको भी हमने मद्देनजर रखा, क्योंकि एक तरफ हम हिंदुस्तान के मजहबी जो है वो बाहिस कर रहे थे, तो उसके साथ ही हमने फिर मुख्तलिफ मतून जो उस जमाने में मौजूद थे उस अहद में, तो उसको भी हमने समझने की कोशिश की। तो अब फिर उसके बाद ये हुआ कि जब इस्लाम की बात आती है तो उसके बाद ही हम जदीद यूरोप की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ समाजी बेदारी की जो है वो लहराना शुरू हो गई थी। तो 19वीं सदी, 11वीं सदी से लेकर और 19वीं सदी तक या 18वीं सदी तक हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ नस्वानी ऐसी आवाज़ें हैं कि जो उभरी हैं और जिन्होंने अपना असर छोड़ा है समाज के ऊपर और औरत के हक में वो बोली हैं, तो उनके हमने जो है वो सीधा-सीधा जायज़ा लेने की कोशिश की गई। इस बाब के आखिरी हिस्से में हमने 19वीं सदी के समाज को बतौर खास मद्देनजर रखा, क्योंकि अंग्रेजों के आने के बाद हिंदुस्तान की औरत की किस्मत बदलना शुरू हुई। अंग्रेजों ने ऐसे कवानीन बनाए जिसके जरिए वो घर के महदूद असर से, दायरा कार से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता समाज के हिस्से में जो है वो अपना हिस्सा डालती जा रही है और समाजी धारे में वो शामिल होती चली जा रही है। बाब नंबर 2 यानी दवम है बाब तकसीम से कबल औरत की मौशी सूरत हाल और खुद मुख्तारी के इम्कानात। अच्छा, अब ये है कि औरत की जो मौशी सूरत हाल है वो उसकी असर पजीरी से गहरा ताल्लुक रखती है। जैसे ही औरत की मौशी सरगर्मियों में इजाफा हुआ, वैसे उसकी असर पजीरी भी बढ़ गई। तो हम देखते हैं कि नॉवल में मजबूत पस मंजर यानी साहिब जायदाद जो खवातीन है उनको 2 सतहों में पेश किया गया। एक है ऐसी खवातीन कि जो मजबूत यानी मौशी तौर पर मजबूत पस मंजर की हामिल है, खानदान उनका बहुत मजबूत है और फिर वो साहिब जायदाद भी हैं। तो ऐसी खवातीन को नावल ने खुदसर, नखवत पसंद और लख-लूट बताया है। ये खवातीन शोहरों से नहीं दबती, हत्ता काम ये सलूक उनके साथ बड़ी आसानी से कर लेती हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो यतीम व यसीर खवातीन के जिनके पास जायदाद तो है, मगर कुछ सरपरस्ती करने वाला मौजूद नहीं है, नॉवल निगार इनको मस्बत पेश करता है। और ऐसी खवातीन वो हैं जो बहुत ज़्यादा दयालु हैं, वो देने वाली हैं, वो दूसरों का भला करने वाली हैं। तो इस तरह से हम साहिब जायदाद खवातीन को 2 सूरतों में नॉवल में देख सकते हैं। फिर है पेशे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हिंदुस्तानी खातून जो है उसके लिए मुख्तलिफ इम्कानात आते जा रहे हैं। यानी पहले ये होता था कि आतो जी का एक पेशा होता था। आतो जी एक बेवा खातून है जो घरों में जा रही हैं, बच्चियों को पढ़ा रही हैं और सिर्फ कुरान मजीद पढ़ाना या कुछ मजहबी जो है मसाइल या दर्स और तदरीस के किताबें यानी उनको पढ़ा देना, यही आतो जी का पेशा था। मगर जब मकतब खोला गया तो फिर उस्तानी जी भी वजूद में आ गई कि जिसके मदरसे में अब लड़कियां आ रही हैं। पहले आतो जी जा रही थी, अब मदरसे में लड़कियां आ रही हैं। तो इस तरह से इम्कानात बढ़ गए हैं खवातीन के। अब उसका दायरा कार भी बढ़ गया और उसके इख्तियारात जो है वो भी बढ़ गए हैं। तो हम इन पेशों के हवाले से देखते हैं कि इनको समाज में तकरीम हासिल थी, आज भी हासिल है। फिर ये देखते हैं कि इनकी इज्जत भी है और इनका मकाम भी है और उनके कहने का असर भी बहुत ज्यादा है, तो देखते हैं कि आज भी मौजूद है। फिर हम देखते हैं कि सोजनकार खवातीन भी कुछ सामने आई, यानी नावलों में बाकायदा ऐसी खवातीन का जिक्र किया गया और बड़ी फखरिया पेश किया गया कि जिन्होंने अपने घर के मौशी मसाइल को हल करने के लिए सुई उठाई और उसके ज़रिए काम करना शुरू किया। मतलब मुख्तलिफ किस्म के काम थे जो वो कर रही थी उस ज़माने में, बैठकर अपने घर की मईशत को या अपने घर के चूल्हे को जलाने के लिए या कर्ज से अदायगी के लिए या अपनी जायदाद को बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के काम थे जो वो सुई के ज़रिए कर रही थी। मगर ये वो ख़वातीन थी जो पाक-पर्दा थी, जो घरों के अंदर रहकर काम करती थी। तो ये जो सोज़नकार ख़वातीन है, ये मुख्तलिफ किस्म के काम करती थी, सिलाई है, कढ़ाई है और गोटा बुनने का काम है या फिर इसके अलावा जो है क्रोशिये का काम है, ये वो ख़वातीन है जो ये काम करती चली जा रही हैं। और ये वो ख़वातीन हैं कि जो साथ-साथ अपने घर का काम कर रही हैं, मगर इसके बाद इनका दायरा आकार जो है वो बाहर की तरफ भी, समाज की तरफ भी बढ़ रहा है, क्योंकि काम इनके पास मुसलसल आता चला जा रहा है, तो मुख्तलिफ लोगों के साथ इनके ताल्लुकात जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर का पेशा जैसे ही आता है, यानी डॉक्टर का पेशा जो है ये समाजी तौर पर मोअज़्ज़िज़ पेशा समझा गया। हम ये देखते हैं कि सिर्फ़ एक यानी 5 डॉक्टर मेरे जो है वो ज़ेरे मुताला में 5 डॉक्टर ऐसे आए हैं जिनको हमने देखा, ख़वातीन डॉक्टर। उनमें सिवाय प्रेमचंद के नॉवल यानी नॉवल में किरदार मालती का है, बाकी तमाम जो चारों के 4 डॉक्टर हैं, वो ख़वातीन नॉवल निगारों ने ही पेश किए हैं और ख़वातीन ही हैं जो उनको आगे लेकर आई हैं और समाज के धारे में उन्होंने उसको शामिल किया। फिर नर्स का पेशा है, ये भी इज़्ज़त और तकरीम वाला पेशा था जो उस समाज में मोअज़्ज़ज़ समझा गया। कुछ पेशे ऐसे थे जो मर्दों से मंसूब समझे जाते थे,
समझे जाते थे, आज भी समझे जाते हैं। मसलन ये कि औरत दुकानदारी नहीं करती, या मजदूरी पेशा है, ठेकेदारी का है, टाइपिस्ट का है, या रेडियो स्टेशन पे मुलाजमत का है। तो ये ऐसे, या फिर दुकानदारी है, ये ऐसे पेशे हैं जो मर्दों से मंसूब समझे जाते थे। नॉवलों में हमने देखा कि औरतें भी इस पेशे में नजर आती हैं, और मर्द नॉवल निगार जो है वो इन पेशों के बारे में बुरी राय नहीं रखते, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता इसको कबूल करते चले जा रहे हैं, और वो समाजी अमल में वो शामिल है ये पेशे, कि उसके अंदर हमें नफरत का इजहार नजर नहीं आ रहा, या मनफी इजहार नजर नहीं आ रहा। फिर इसी तरह से खवातीन से मंसूब कुछ पेशे थे जो किसी हद तक आज भी है, मसलन दाई का पेशा है, या चूड़ियों बेचने वाली का है, या रिश्ता करवाने वाली मुशाता का है, या चरखा काटने वाली खातून का है। ये पेशे, या हलाल खोरी है जो आजकल खत्म हो गया, ये वो है कि जो उस जमाने में खवातीन से मंसूब समझे जाते थे, लेकिन ये कमजात पेशे थे, यानी छोटी जो जातों के लोग थे वो इन पेशों से मंसूब थे, तो इनको भी मस्बत पेशकश की गई है। कुछ ऐसे भी पेशे थे कि जो घरों की डेवरी तक या फिर दहलीज तक महदूद है। नवाबों की डेवरियों में मुख्तलिफ मामाएं हैं, असीलें हैं, लोंडियां हैं, ये वो पेशा खवातीन है जिनका ताल्लुक सिर्फ जनान खाने तक था। इनको भी मस्बत ही पेश किया गया है, क्योंकि ये भी निचले तबके से ताल्लुक रखता था। फिर कुछ मुतफरिक पेशे भी हैं, इनको हम कह सकते हैं कि ऐसे पेशे जो आजाद पेशा खवातीन थी, मसलन डूमनी है, बंदरवाली है, मालन है, कहारी है, या जो है वो घटियारन है, या घुसियारन है, या किसान है। अब इनमें जो आजाद पेशा खवातीन है, मसलन मालन, कहारी, या बंदर वाली, या डोमनी, इनका, या हलाल खोरी, इनका ताल्लुक जो है ना वो एक एक घर से था, यानी एक घर से दूसरे घर में जाना और दूसरे घर से तीसरे घर में जाना, तो जनान खानों तक इनकी आजादाना रसाई थी। ये जो आजाद पेशा खवातीन है, इनको नावल निगार ने मनफी सूरत में पेश किया है, यानी ये वो ऐसी खवातीन थी जो घर के राज दूसरों तक मुंतकिल कर रही हैं, या घर की बातें, जो जनान खाने की बातें हैं, वो बाहर जा रही हैं, क्योंकि आजादाना घूमती थी। नॉवल ने यानी नॉवल निगार ने इन खवातीन को, आजाद पेशा खवातीन को कुटनी के रूप में पेश किया। कुटनी, कुटनी एक ऐसी औरत होती है जो अपनी चालबाजी से, मकरो फरेब से शरीफ खवातीन को लूटती भी हैं, या फिर उनको बदचलन या बदवजा बना देती हैं। तो नॉवल निगारों के यहाँ मुतअद्दिद नॉवलों के अंदर कुटनी का किरदार बार बार पेश हुआ, और वो इन्हीं पेशों से ताल्लुक रखता था कि जो आजाद पेशा खवातीन थी। फिर हम देखते हैं कि तवाइफ का पेशा, तवाइफ का पेशा भी अमूमी तौर पर नॉवल निगारों के यहाँ मौतूब ठहरता है। अच्छा, अब तवाइफ के अगर हम असबाब के ऊपर गौर करते हैं तो मुख्तलिफ असबाब थे, मसलन घर से भाग गई हैं खवातीन, कहत में खरीदी गई हैं, या फिर ये कि खुद जो है वो कोई रसाई नहीं मिली, तो कहत हुआ है, तो कहत के अंदर खुद गवर्नमेंट ने ही बेच दी है बच्चियां, छोटी उम्र की बच्चियां थी, तो उनको मुख्तलिफ जो है वो तवाइफों को बेच दिया गया। तो मुख्तलिफ असबाब थे, यानी कोई खातून भी खुद से इस पेशे में नहीं आई, खुद से मुंसलिक नहीं हुई, मुख्तलिफ हालात और असबाब ऐसे पैदा हुए जिसकी वजह से वो इस पेशे में आ गई। अब जब वो इस पेशे में आ जाती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो खुद मुख्तारी भी हासिल कर लेती हैं, मौशी तौर पर वो खुद मुख्तार होती हैं। अब नायिका या तवाइफ जो डेरादार है, वो उसकी तालीम और तरबियत का बाकायदा एहतमाम करती है। उसकी तालीम और तरबियत भी मुख्तलिफ पहलुओं से की जाती है। मसलन अखलाकी तरबियत है तो अखलाकी किताबें पढ़ाई जाएंगी, उसको पेशा वराना हुनरमंदियां भी सिखाई जाती हैं। फिर उसके साथ-साथ उसको जो है मुख्तलिफ हुनरमंदियाँ सिखाने के साथ-साथ उसको उसकी जो है ना वो क़ियाफ़त-शनासी भी उसको सिखाई जाएगी, या पान बनाकर पेश करना, ये भी एक तरीक़ाकार है, यानी मुख्तलिफ हुनरमंदियाँ जो उसको सिखाई जा रही हैं। यहाँ तहज़ीब हो, उसमें नफ़ासत हो, उसमें शेर व शायरी का ज़ौक़ हो उसके अंदर, मौसीकी के बारे में जो है वो अपना रुझान रखती हो। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिसको जिसको वो अपनाएगी, और उसको अपनाने के बाद वो मर्दों को ज़्यादा से ज़्यादा अपना गिरविदा बना सके। तो हम ये देखते हैं कि आमदन के तरीके जो हैं वो तवाइफों के वो भी मुख्तलिफ थे, यानी वो किस तरह से आमदन हासिल कर सकती थी। कोई साहिब जायदाद शख्स है तो वो उसके नाम जागीर लिखवा देगा, उस जागीर की माहाना आमदन जो है वो उसको आती रहेगी। फिर ये है मुलाज़मत, मुलाज़मत भी 2 सतहों पर थी। एक तवाइफ या एक खातून जो है तवाइफ, वो अपने कोठे पर ही वक़्त मुकर्रर कर लेगी, और जो है वो उस एक ख़ास वक़्त के लिए एक शख़्स आएगा उसके पास, और वो कोठे से बाहर नहीं जाएगी, लेकिन वो मुलाज़मत पे है, इसको माहाना उसको पैसे मिलते रहेंगे। कुछ है रियासती, यानी कोई रियासत जो है उसमें किसी यानी तवाइफ को ले जाया जाएगा, वो जितना अरसे की उसकी मुद्दत का उसका मुआहिदा है वो वहाँ पर रहेगी, और वो वहाँ पर अपना जो है वो यानी उस रियासत में जो है वो क़याम करेगी। फिर मुजरे के ज़रिए वो अपने जो है वो आमदन हासिल कर सकती है, और इसके अलावा फ़रमाइश कि मुख्तलिफ फरमाइशें वो कर रही है, और उसके ज़रिए वो चीज़ों को समेटती चली जा रही है। अब इसी में ही ज़िमनी किरदार, यानी इसी में ही ज़िमनी मौज़ूआत ये आ जाते हैं कि तवाइफ़ें जो हैं वो क्योंकि मजबूर हैं, और उनके ऊपर जो हुक्मरानी है वो नायिकाओं की है। तो जैसे ही किसी शख़्स के पास पैसे कम होना शुरू होते हैं तो नायिकाएँ बदसलूकी पर आ जाती हैं। फिर हम ये देखते हैं कि तवाइफ़ें एक और सतह से महदूद हैं कि बाकी जो पेशा करने वाली ख़वातीन हैं उनकी तरह वो आज़ादाना समाज में घूम फिर नहीं सकती।
वो हमेशा किसी दलाल की ही या किसी मर्द ज़ात की ही दस्ते नज़र रहेंगी जो उनकी जो है वो तारीफ करेंगे या उनके लिए चीज़ें लेकर आएंगे या उनके जो है वो बातें यानी उनके जो हुस्न के जो चर्चे हैं दूसरों तक पहुंचाएंगे। इसलिए ये जो तवाइफें हैं ये दलालों की सरपरस्ती भी करती हैं क्योंकि उनका खर्च उठाती हैं, मगर उनके दस्ते नज़र भी रहती हैं क्योंकि वो इनके काम आते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब तवाइफें एक ख़ास सतह तक मौशी खुदमुख्तारी हासिल कर लेती हैं तो फिर ये अपने सरपरस्तों से बेनियाज हो जाती हैं। ये नायिकाएं हैं या ये जो मौसीकार हैं, ऐसे लोगों से वो फिर बेनियाज हो जाती हैं, वो अपने जो है वो रास्ता अलग बना लेती हैं। हम ये देखते हैं कि तवाइफ की क्योंकि मनफी पेशकश पेश की गई, यानी मनफी पेशकश जो है वो हमें दिखाई दी गई, तो इसलिए नॉवल निगारों में या नॉवल के अंदर इनकी इस्लाह का मौजू भी एक अहम मौजू बनता है। इस्लाही मंसूबे का आगाज फसाना आज़ाद से होता है। इसकी जिल्द चहारे में ही आज़ाद ये बीड़ा उठाता है कि वो तवाइफों की इस्लाह करेगा। फिर वो मिस मईडा और क्लैरिसा के साथ मिलकर यानी गवर्नमेंट के ताउन से वो क्या करते हैं कि तवाइफों को उस इलाके से निकाल कर दूसरे इलाकों में बसा देते हैं। फिर प्रेमचंद के नावल बाजार हुस्न का भी यही मौजू बनता है कि उस इलाके से उठाया और तवाइफों को दूसरे इलाके में भेज दिया गया। जबकि कारी सरफराज अज़मी ऐसे हैं कि जिनके तवातर के साथ मुख्तलिफ किस्म के नावल जो है वो मंजर आम पर आए और इन नावलों के अंदर वो मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं जिससे तवाइफ अपनी तवाइफाना जिंदगी छोड़कर शरीफाना जिंदगी बसर करती है। फिर तवाइफों के बाद ये हुआ कि स्टेज भी थिएटर की जो दुनिया है वो वजूद में आई, तो स्टेज एक्ट्रेस का भी एक जो है वो पेशा उभरा या मंजर आम पर आया। तो तवाइफों के लिए इम्कानात पैदा हो गए कि वो खवातीन जो तवाइफाना जिंदगी से उस्ताद चुकी हैं अब वो जो है वो स्टेज एक्ट्रेस बनकर अपनी कमाई जो है वो कर सकती हैं। तो स्टेज एक्ट्रेस भी जो है वो मुख्तलिफ नावलों में हमें नजर आती है, मगर इस फर्क के साथ कि तवाइफ के पास गाहक खुद जाता था और वो बाज़ोक होता था, जबकि स्टेज एक्ट्रेस के लिए मुश्किल ये थी कि वो किसी थ्रेडिकल कंपनी के ज़रिए उस स्टेज तक जाती थी और बेज़ोक तमाशाई जिसमें हर किस्म के लोग हैं, उनके सामने अपने हुनर की दाद वसूल करती थी और उनसे जो है वो पैसे निकलवाती थी अपनी उनकी जेब से। तो इसलिए इसके लिए थोड़ी मुश्किल थी ये। तो अब हम ये देखते हैं कि समाजी तौर पर यानी मुआशी तौर पर खुद मुख्तार खवातीन यानी जो मनफी पेशे हैं, चाहे उसके अंदर हम तवाइफ ले लें या स्टेज एक्ट्रेस, जब ये मुआशी खुदमुख्तारी हासिल कर लेती हैं तो फिर ये अपने तबके के लिए इस्लाही काम करते हुए नजर आती हैं, ये समाजी कारकुन बन जाती हैं। मसलन ये कि कुछ तवाइफें ऐसी हैं जिन्होंने अस्पतालों में ज़नाना वार्ड कायम कर दिया जिसमें सिर्फ तवाइफों का इलाज होगा। कुछ ऐसी हैं जिन्होंने स्कूल बना दिए, कुछ ऐसी हैं जिन्होंने मौसीकी फ्री सिखाना शुरू कर दी, कुछ खवातीन ऐसी हैं जिन्होंने यतीम खाने में चंदा देना शुरू कर दिया, या कुछ खवातीन ऐसी हैं जो मुफ्त में अदाकारी सिखा रही हैं यानी जो स्टेज एक्ट्रेस है। तो इस तरह से वो अपने ही तबके तक महदूद है और अपने ही तबके के लिए जो वो भलाई की कोशिश करते हुए नजर आती है। अब है बाब नंबर 3, उर्दू नॉवल में औरत के बारे में मजहबी ताबीरात। चूंकि पहले भी जिक्र किया कि हिंदुस्तान एक कसीर मजहबी समाज है, तो यहाँ हमने 2 हवालों से यानी एक मुस्लिम समाज और एक हिंदू समाज, इनको हमने मद्देनजर रखा। हम ये देखते हैं कि नावल निगारों ने एक तरफ तो समाजी जिंदगी से जुड़े हुए मसाइल और उनके हल के लिए मजहबी अहकामात को बतौर आला इस्तेमाल किया, जबकि दूसरी जानिब मर्दाना बर्तरी को मजबूत सहारा देने के लिए भी यही मतून जो है वो इस्तेमाल हुए। तो नावल के यहाँ मर्दो जन की अदम मसावात का नजरिया समाजी और जहनी 2 सतहों पर तफरीक से तश्कील पाता है। जहनी सतह पर ये जो है वो दिखाया गया कि औरत का दिमाग मर्द के दिमाग के निस्बत साइज में या जिसामत में हुजम में छोटा है, और क्योंकि छोटा है इसलिए वो कमजोर है। तो क्योंकि वो कमजोर है इसलिए औरत नाकिसुल अक्ल है। तो अब औरत नाकिसुल अक्ल हो गई। दूसरी तरफ ये किया कि मर्द और औरत की जिस्मानी साख्त में भी फर्क है। तो मर्द जो है वो मजबूत है, तवाना है, औरत को जोड़ दिया गया कि ये जो है वो नाजुक जिस्म है। फिर अलावा अजी ये हुआ कि औरत का जो मखसूस अयाम है उसमें नमाज या इबादत की रुख्सत को नाकिसुल दीनी या नाकिसुल फितरी से ताबीर किया गया कि वो नाकिसुल दीन है, वो पूरी इबादत नहीं कर सकती। तो यूं जहनी और जिस्मानी दोनों सतह पर औरत को कमजोर साबित किया गया। अब कमजोर साबित करने के बाद औरत को मजहबी ताबीर के जरिए मर्द की फजीलत कायम की गई, और मर्द की फजीलत कायम करने के लिए जो इस्तदलाल किया गया वो कुरान मजीद की आयत है, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा,
کہ مرد جو ہے وہ عورت کے قوام ہے. اب یہ جو لفظ قوام ہے مختلف ناول نگاروں کے ہاں اس کی مختلف تعبیرات پیش ہوتی ہیں. کہیں قوام سے جو مراد لیا گیا کہ حکم ہے, کہیں قوام سے مراد اس کی مرضی مراد لیا گیا ہے, کہیں قوام سے مراد یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ معاشی طور پر اس کا کفیل ہے. تو مختلف ناول نگاروں نے لفظ قوامون کی جو ہے وہ مختلف تعبیرات جو ہے وہ پیش کی اور اس طرح سے مرد کی حاکمیت کو جواز پیش کیا اس آیت کو بنیاد بنا کر. دوسری سطح پر یہ ہوا کہ کیونکہ جب مرد حاکم ہو گیا تو عورت کو پھر یہ کہا گیا کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے, یعنی شوہر کی اطاعت جو ہے اس کی توقع کی گئی اور اس کا پرچار بھی کیا گیا. یہ اطاعت شوہر ہے جس کے لیے مرد ناول نگار, کیا وہ ہندو ہیں, کیا وہ مسلمان ہے, یا وہ مرد ہے یا وہ عورت ہے, سب کے سب ایک نقطے پر جو ہے وہ ٹھہرے ہوئے نظر آتے ہیں یا ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاتے ہیں. ناولوں میں سب سے زیادہ جو پرچار ہوا ہے وہ عورت شوہر کی اطاعت کا ہے, یعنی اس میں سب یعنی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز والا معاملہ ہے یہاں پر کہ سب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ شوہر کی اطاعت کرنی ہے, شوہر کی اطاعت کرنی ہے. تو اطاعت شوہر کے لیے یا رضامندی شوہر کے لیے جس یعنی متن کو بنیاد بنایا گیا وہ تورات کی وہ یعنی آیت ہے جس کے اندر یہ کہا گیا کہ حوا کو دراصل آدم کے دل کی تسکین کے لیے پیدا کیا گیا تھا. تو گویا عورت کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ عورت شوہر کو رضامندی حاصل کر سکے, وہ اس کو خوش رکھ سکے, وہ اس کی اطاعت کر سکے, کیونکہ حوا کا وجود بعد میں ہے اور وہ مرد کیونکہ کامل ہے اور وہ حوا اس کی پسلی سے نکلی ہے اس لیے وہ ادنا ہے اور اس کی اطاعت یہ بنتی ہے کہ وہ جس سے نکلی ہے اس کی وہ اطاعت کرے. تو یہ عورت کا مقصد بھی ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کے بعد, اس کی اطاعت کرنے کے بعد, اس کی رضامندی کے بعد اس کی وفادار بھی ہو اس کی. اب وفاداری کے ضمن میں ایک اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں یعنی جتنے بھی ناول نگار ہیں وہ بات تو وفاداری کی کرتے ہیں, لیکن ان کے ہاں مثال عربوں میں سے کوئی خاتون نہیں ہے. مطلب عرب خاتون کوئی ایسی نظر نہیں آتی جو وفاداری کے لیے اپنی جان یعنی وفاداری پیش کرتے, اپنے جان کا نذرانہ پیش کرے. تو مسلمانوں کے ہاں واقعہ کربلا سے ایک مثالی خاتون دی گئی ہیں جو ہے حضرت شہربانو, جنہوں نے واقعہ کربلا پہ حضرت حسین کے ساتھ جو ہے وہ جان کا نذرانہ پیش کرنے کا عزم کیا تھا. جبکہ ہندوؤں کے ہاں ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. مثلاً ہندو ناول نگار جو ہے وہ کبھی سیتا کی مثال دیتے ہیں, ساوتری کی, سلوچنا کی, پنگلا رانی کی, پدماوتی کی, یا پھر دمنیتی کی, یا شکنتلا کی. تو مختلف ناول نگار ہیں جو ان مثالوں کو پیش کرتے ہوئے عورت کو شوہر پرست ہونے کی تعلیم دیتے ہیں اور شوہر سے وفادار رہنے کی جو ہے وہ تعلیم دیتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کی آئلی زندگی یا اس کے سماجی زندگی سے متعلق بھی کچھ ایسے جو ہے وہ مسائل ہیں جو ناول نگار جس میں اس کو کھول کر بیان کرتا ہے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کا اچھا سلجھاؤ پیش کرتا ہے. مثلاً کم سنی کی شادی ہے, ہندوؤں کے ہاں یہ رواج تھا کہ کم سنی کی شادی ہے. اب مختلف پرانوں اور یعنی وید اور پرانوں کے ذریعے اس کا جو ہے رد کیا گیا, جبکہ مسلمانوں کے ہاں ایسا کوئی آیت یا حدیث تو اس حوالے سے نہیں ہے. تو پھر وہ سماجی اعتبار سے وہ اس کو کہتے ہیں کہ نہ تو اتنی بوڑھی یعنی اتنی بچی ہو کہ گڑیا جہیز میں ساتھ لے کر جائے, اور نہ وہ اتنی بوڑھی ہو کہ وہ جو ہے وہ خضاب لے کر جائے اپنے ساتھ جہیز میں. تو اس طرح سے سماجی حوالے سے جو ہے وہ ان کو دلائل کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. پھر ایک بڑا مسئلہ کیا تھا کہ کیونکہ کم سنی کی شادی تھی اس لیے جلد ہی عورت بیوہ ہو جاتی ہے, یعنی کسی بھی صورت میں بیوہ ہو جاتی ہے. تو ہندوؤں کے ہاں پہلے تو یہ رسم تھی کہ ستی ہو جائے گی, مرد کے ساتھ ہی وہ جلا دی جائے گی. لیکن 1829 میں انگریزوں نے سختی سے یہ قانون نافذ کر دیا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں جلائی جائے گی. تو ستی کی ممانعت کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آیا کہ اب عورت کو یعنی جو بیوہ عورت ہے اس کو کس طرح سے رکھا جائے. تو اس لیے بیوہ نشینی کی جو کیفیت ہے اس کی مذمت کی گئی. مختلف ناول نگاروں نے, چاہے وہ ہندو ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں, وہ بیواؤں کی قسم کرسی کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دوسری شادی کے اوپر بھی زور دیتے ہیں. یعنی یا اگر وہ ہندو عورت ہے تو وہ نیوگ کرے گی, یا مسلمان ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ یعنی دوسری شادی کرے گی. اور مسلمان جو ہے وہ مذہبی حوالے سے وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ یعنی اپنی ران یا بیوہ عورتوں کو تم بیاہ دو, اس قرآن مجید کی آیت کو وہ بنیاد بناتے ہیں. پھر یہ کہ کیونکہ جو بیوہ خاتون تھی اس کی زندگی اس قدر تکلیف اور مصائب سے بھری ہوئی تھی, تو اس لیے اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے مختلف ناول نگار ہیں جنہوں نے بچپن کے جو ہے وہ دختر کشی یعنی بچپن کو جو مار دینا تھا لڑکیوں کا اس کو بہتر کہا. یا جو رنڈ سالے کی ایک رسم ہوا کرتی تھی جس میں عورت کو جوگن بنا دیا جاتا تھا اور سر مونڈ دیا جاتا تھا اور اس کو کپڑے جو ہے وہ بس ایک لباس پہنا دیا, کھانے کو کم دیا. تو یہ جو تکالیف تھی ان کے مقابلے میں بہت سارے ناول نگاروں نے یہ کہا کہ دختر کشی جو تھی وہ اس کی نسبت بہتر تھی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف خواتین ناول نگاروں کے ہاں کثرت ازواج کی مخالفت کی گئی ہے
कि मर्द ज़्यादा शादियाँ क्यों करें, जबकि उनको ये कहा गया है कि तुम अदल करो, और अदल का पैमाना ये है कि तुम नहीं कर सकते अदल, तो इसलिए शादी एक ही रखी जाए। जबकि नावल निगार मर्दों के यहाँ ये है कि नहीं, ज़्यादा शादियों का भी जो है वो इजाज़त है। फिर निकाह के साथ-साथ यानी कसरत अज़वाज के साथ-साथ निकाह मुत्ता, क्योंकि जो अहले तशय्युअ हैं उनके यहाँ मुत्ता जायज़ समझा जाता है, तो मुख्तलिफ नावल में इसके भी हमें नज़र आते हैं कि वो इशारे मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि समाजी तौर पर बेजोड़ शादियों का रिवाज, यानी मर्द बहुत बड़ा है, बच्ची छोटी है, तो इसलिए बेजोड़ शादियों के लिए या बेमर्ज़ी की शादी के लिए या लालच की शादी जो की जा रही है, उनके खिलाफ नावलों में बार-बार जो है वो उनकी जो है वो रद्द आया है कि नहीं, ऐसा करना नहीं चाहिए, बल्कि बेहतर ये है कि अपने हम पल्ला लोगों में शादी की जाए, अपनी ज़ात बरादरी में शादी की जाए, या गैर ज़ात बरादरी से भी के अलावा भी शादी की जा सकती है। फिर एक अहम मसला ये हुआ कि बहुत सारे यानी अंग्रेज़ जब आए तो उनके साथ माशरती मेल-जोल बढ़ा, या बहुत सारे मुसलमान वो थे जो गैर मुल्क गए, यानी इंग्लिस्तान गए पढ़ने के लिए और साथ में कोई मेम ब्याह के लेकर आए हैं, तो अब जवाज़ पैदा हुआ कि आया ये शादी जायज़ भी है या नहीं है। फिर इस मसले को भी देखने की कोशिश की गई और मज़हबी हवालों से इसको जो है वो जाँचने की कोशिश की गई। तो मसीहा से शादी या अहले किताब से शादी भी मामलों का एक मौज़ू बनती है। फिर ये है कि रिवाजी पर्दे की मज़म्मत की गई। अब रिवाजी पर्दा क्या है कि औरत को 4 दीवारी में महदूद रखना है, यानी उसके सर का बाल भी किसी को नज़र ना आए, गैर महरम को। एक तरफ ये कोशिश की जा रही है कि वो समाजी धारे में शामिल होंगी, तो दूसरी तरफ उसको जो है वो पर्दे में लपेटा जा रहा है। तो नावल निगारों ने इस समाजी पर्दे की पुरज़ोर मुखालफत की है, माँ सिवाय मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के और अल्लामा राशिदुल खैरी के। ये वो 2 नावल निगार हैं जो कहते हैं कि नहीं, औरत को इसी तरह से जो है वो पोशीदा रहना चाहिए और उसको अपने समाजी यानी जो घर के हदूद हैं या 4 दीवारी की हदूद है उसको तोड़ना नहीं चाहिए। बाकी जो तमाम नावल निगार हैं वो पर्दे की मज़म्मत करते हुए नज़र आते हैं, और 2 नावल इसमें ख़ास हैं जो पर्दे की खराबियों को बयान करते हैं, एक बदरुन्निसा की मुसीबत और एक हवस। बाब नंबर 4 उर्दू नावल में घरेलू औरत की पेशकश। पेशकश के एतबार से ये जो यानी घरेलू औरत का रूप है उर्दू नावल में हावी पेशकश है, यानी ये बहुत ज़्यादा बयान हुआ और बार-बार बयान हुआ। मैं माजरत में आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, हमारे पास टाइम थोड़ा रह गया है, तो दरखास्त है कि इसको जरा प्रिसाइज करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि यहाँ पर ख़वातीन के मुख्तलिफ आज़ादी जोड़े बयान किए गए हैं, यानी घर में मुख्तलिफ हुनरमंदियाँ उनको सिखाई जाए, फिर उनसे समाजी तवक्कुआत भी कुछ हैं। मसलन ये कि वो अंग्रेज़ों जैसी नफ़ासत रखें, अंग्रेज़ों जैसा तौर तरीका जो है उनको यानी नफ़ासत उनके अंदर हो, लेकिन वो अपनी तहज़ीब से जुड़ी हुई हों, उनकी तहज़ीब ना अपनाएँ। फिर ये है कि ख़वातीन वो अच्छी हैं जो अपने मर्द को अपने हाथ में रखेंगी, अपनी नंदों की शादियाँ करवाएँगी या घर को सँभालेंगी। यही हम देखते हैं कि लड़की की तरबियत वो बुनियादी नुक्ता है जिसको नावल निगारों ने पेश किया कि वो लड़की की तरबियत इन खतूत पर करेंगे कि आगे चलकर वो अच्छी बहू और अच्छी जो है वो बीवी साबित हो सके। इस ज़मीन में कुछ ऐसे किरदार हैं जो हमें नज़र आते हैं जो अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं या बने हुए जो समाजी जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं उनके खिलाफ आवाज़ करते हैं। जब उनकी सुनाई नहीं होती तो वो खुदकुशी कर लेते हैं, या ज़्यादातर वो लोग हैं जो बड़ी आसानी से इन तवक्कुआत को कबूल कर लेते हैं। कुछ नापसंदीदा किरदार भी हैं। ये वो किरदार हैं जो मौतूब ठहरते हैं, बागी हैं, क्योंकि बने-बनाए समाजी दायरा-कार से ये निकलते हैं और बगावत पर आमादा होते हैं। नावल निगार ऐसे किरदारों को हमेशा मनफी सूरत-ए-हाल में ही पेश करता है और मनफी पेशकश है। बाब हमारा है पंजम, औरत की मुख्तलिफ समाजी हैसियतें, अशराफ, सकाफ़त के दाखिली तज़ादात। हिंदुस्तान क्योंकि ज़ात-पात पे मुंतसिम निज़ाम था, हिंदुओं में तो 4 ज़ातों का रिवाज है ही सही और एक हमें नज़र आती है सूरत-ए-हाल, लेकिन मुसलमानों के यहाँ पे भी 2 हमें ज़ातें जो हैं या 2 तबके नज़र आते हैं। एक है अशराफ तबका, यानी वो तबका जो वसाइल के ऊपर इख्तियार और कंट्रोल रखता है, और एक है अजलाफ तबका, यानी आम हिंदुस्तानी जिन्होंने फिर इस्लाम को कबूल कर लिया। नावल निगारों के यहाँ अशराफ और अजलाफ की पेशकश के अंदर वाज़ेह तौर पर फ़र्क नज़र आता है। यानी वो तमाम किरदार जो यानी हम उसे कह सकते हैं कि बद-इख़लाक़ हैं या बुरी आदत हैं या उनके अंदर ऐसी नापसंदीदा आदत हैं, तो वो असल में इस वजह से हैं क्योंकि वो अजलाफ तबके से मेल-जोल रखती हैं, वरना शुरफ़ा में ऐसी आदतें होती नहीं हैं। फिर हमने देखा कि अजलाफ ख़वातीन जो हैं, वो ऐसे किरदार हैं जो चोरी-चकारी करती हैं, लूट-खसूट करती हैं, हेरा-फेरी करती हैं, या फिर वो अपनी जो है वो चालबाज़ी के ज़रिए या फ़रेब के ज़रिए जो है वो शरीफ ख़वातीन को लूटती हैं।
उनको धोखा देती हैं। तो एक सतह पर नावल निगार क्या कर रहा है, इन खवातीन को अजलाफ ज़ादियों को यानी उनकी बुरी पेशकश कर रहा है, तो दूसरी तरफ खवातीन जो अशराफ हैं उनको भी मुतनब्बे कर रहा है कि इनकी चालबाजियों और हीरों से जो है वो पहले ही आगाह हो जाओ। फिर हम ये देखते हैं कि घरेलू मुलाजमीन जो है उनके ऊपर भी तशद्दुद के वाक़यात नावल के बयानिए का हिस्सा बनते हैं। घरेलू मुलाजमीन के ऊपर जब जुल्म सितम होता है तो नावल निगार बजाय इसके कि मजलूम मुलाजमा या लोंडी से हमदर्दी दिखाए, उसको फिक्र इस बात की है कि अशराफ खातून जो है उसके खिलाफ खराब हो रहे हैं, उसकी तरबियत होनी चाहिए। फिर हम ये भी देखते हैं कि मुख्तलिफ अजलाफ खवातीन हैं कि जिन्होंने अपने से आला मर्तबे के लोगों से या अशराफ मर्दों से शादियां की और अपनी समाजी हालत को तब्दील करने की कोशिश की, लेकिन इस पेशकश में भी ये है कि समाजी हालत तो उनकी तब्दील हो गई। जैसे ही अशराफ मर्द के ऊपर कोई मुसीबत आती है या कोई तकलीफ में मुब्तला होता है, तो ये खवातीन उसका घर का सारा सामान लूट के और रफू चक्कर हो जाती हैं। क्यों? इसलिए कि कम असल से खता नहीं, कम असल से वफा नहीं। फिर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे खवातीन हैं जो अशराफ हैं, ये वो है कि जो अपनी मुसीबतें सहती हैं, तकालीफ बर्दाश्त करती हैं या मुख्तलिफ जो है तगय्युरात से गुजरती हैं, मगर ये अपनी इज्जत पर आँच नहीं आने देती। ये वो किरदार है कि जो अपनी इज्जत और नामूस की हिफाजत को सबसे ज़्यादा जो है वो यानी अहमियत जानती है, और ये खवातीन वो हैं जिनका ताल्लुक अशराफ खवातीन से है। फिर हम आखिर में जो है वो हमने ये देखा कि अशराफ जो लोग हैं यानी अशराफ तबका जो है वो अजलाफ की सेहत और तालीम के दरवाजे बंद करने के ख्वाहिशमंद है। वो नहीं चाहते कि यानी अजलाफ खवातीन तालीम हासिल करें या उनको बेहतर सहूलत जो है वो सेहत के मुतालिक जो है वो दे, वो अपने दरवाजे उन पर बंद करने की कोशिश करते हैं। आखिरी बाब है हमारा समाजी तामीर में औरत का किरदार और उर्दू नावल। हिंदुस्तान में तालीम निस्वा के बारे में जो अमूमी मबाहिस थे वो मुतअस्सिब थे और मुखालफत पर मबनी थे। अब इसी मुखालफत के उस जमूद को तोड़ने के लिए दरअसल नावल का भी आगाज हुआ और अंग्रेज और मिशनरी इदारे या हम देखते हैं ब्रह्म समाज और आर्य समाज की तहरीकें जो है वो समाजी तंजीमें जो है वो मुसलसल तालीम के ऊपर फोकस किए जा रही हैं। मुसलमानों के पास ऐसी यानी तहरीक तो नहीं थी, लेकिन रोशन ख्याल तबका यहाँ मौजूद था जो मुसलसल इस बारे में लिख रहा था। फिर ये हुआ कि मुख्तलिफ रसाइल वजूद में आए जिनके जरिए औरत की जो है वो तालीमी सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश की। हम ये देखते हैं मुखालिफिन का जो तबका है वो मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ हिलों से जो है वो इसका रद्द करता है। मसलन ये कि औरत ने कौन सी मुलाजमत करनी है तो इससे तालीम की जरूरत नहीं है, लड़कियों का दीदा हवाई हो जाएगा, आंखें लड़ाएंगी, खत किताबत करेंगी, पाकदामनी जो है वो उसके ऊपर फतूर आएगा। अच्छा, हिंदुओं के यहाँ क्या है कि जो लड़की पढ़ लिख जाएगी वो बेवा हो जाएगी। फिर ये भी है कि खवातीन जो है वो शोहर परस्त नहीं रहेंगी, शोहर को मानेंगी ही नहीं। फिर ये भी एक तसव्वुर था कि जितना पैसा आप तालीम में खर्च कर रहे हैं, उससे बेहतर ये है कि आप उसको मुस्तकबिल में उसके जहेज के लिए जोड़ के रखें, क्योंकि ससुरालियों का मुँह तालीम से बंद नहीं होगा। जितना लड़की जहेज लेके जाएगी, ससुरालियों के मुँह वो बंद करने के काबिल हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि तालीम के बजाय हम उसको जहेज अच्छा दें। तो इस तरह से जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से खवातीन यानी तालीम निस्वा का रद्द किया गया। फिर हामियाने तालीम निस्वा जो है उनके दलाइल भी बहुत मजबूत हैं। यानी वो कहते हैं कि तालीम तो बुनियादी हक है, मर्द का भी और औरत का भी, तो औरत को भी तालीम के मौके मिलने चाहिए। फिर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के फ़वाइद और समरात बयान किए कि औरत को इन बुनियादों पर अगर तालीम दी जाती है तो ज़्यादा अच्छे तरीके से घर का मुंतज़िम बन सकती है, बच्चों की परवरिश कर सकती है, शोहर की मुनसखार बन सकती है। फिर तालीम याफ्ता ख़वातीन के मुख्तलिफ रोल मॉडल हैं जो बयान किए गए हैं। यानी जो हामियाने तालीम इसमें ज़ाहिर है वो कोई रोल मॉडल भी तो देंगे ना, जिनके जैसा वो बनना चाहेंगी। तो ये रोल मॉडल 2 सतहों पर बयान हुए। एक है गैर मुकामी और दूसरा है मकामी। जो गैर मुकामी है उनमें भी 2 सतहें हैं। एक है मुस्लिम और दूसरा है गैर मुस्लिम। जब गैर मुकामी रोल मॉडल मुसलमान रखते हैं तो वो हज़रत आयशा, हज़रत फातिमा, हज़रत राबिया बसरी और मुख्तलिफ किस्म की तालीम याफ्ता ख़वातीन हैं जो बताते हैं कि तारीख में ये इसलिए अमर होगी क्योंकि ये तालीम याफ्ता थी। फिर गैर मुस्लिमों में उनके पास जो मिसाली 19वीं सदी में जो खातून थी वो थी मलका विक्टोरिया। तो जा बजा मलका विक्टोरिया का जिक्र आता है कि उन जैसा बनने की कोशिश की जाए या उनकी तरह से जो है वो घर के इंतजाम को संभालें जैसे वो मुल्क के इंतजाम को संभाल रही हैं। फिर मुख्तलिफ अंग्रेज खवातीन हैं, अमरीकी खवातीन हैं, फ्रांसीसी खवातीन हैं जिनकी बार बार मिसालें देकर उन जैसा बनने की जो है वो तरगीब दी जा रही है। अच्छा, फिर हम देखते हैं मकामी सतह पर। तो मकामी सतह पर भी हमें 2 रोल मॉडल नजर आते हैं। मुसलमानों के यहाँ अपने अलग रोल मॉडल है और हिंदुओं के यहाँ उनके अलग रोल मॉडल है। मुसलमान रजिया सुल्ताना, नूरजहां, रोशन आरा बेगम, चांद बेगम, मलका भोपाल, सुल्तान जहां बेगम को आइडियलाइज कर रहे हैं, जबकि गैर मुस्लिमों के यहाँ सीता जी, शकुंतला, सरस्वती, लीलावती या रुक्मिणी बाई हैं जो बार-बार रोल मॉडल की शक्ल में आ रहे हैं कि खवातीन उन जैसे तालीम याफ्ता होकर उन जैसे बनने की कोशिश करें। अब तालीम निस्वा ने खवातीन के लिए निसाब भी तजवीज़ किया। अब निसाब भी 2 तरह का है।
अखलाकी तौर पर कुछ यानी कुतब ऐसी हैं जो तकरीबन तमाम नावल निगारों के यहाँ वो फहरिस्त में जगह पाती हैं कि ये किताबें ऐसी हैं जो ख़वातीन को पढ़नी चाहिए, मगर उसके साथ साथ कुछ किताबें ऐसी भी हैं जिनको मना किया गया है कि ख़वातीन ये किताबें, ये फहरिस्त ऐसी है जिनके करीब भी ना जाएं, क्योंकि देखिए 1900 से यानी 1857 से पहले ये वो किताबें हैं जो हमारी क्लासिकी कुतुब में शुमार होती थी, क्योंकि ये मर्दों के नुक्ता नज़र से लिखी गई थी, इसलिए ख़वातीन को पढ़ने के लिए ये तजवीज़ नहीं की गई और पहले ही इनके बारे में जो है वो नफ़रत दिलाई गई ताकि उनको नफ़रत हो जाए, ये वो इनसे दूर हो जाए। फिर तालीम के ज़रिए मुख्तलिफ हुनरमंदियाँ भी ख़वातीन को सिखाएंगी, मसलन बागबानी है, मौसीकी है, ड्राइंग है, सिलाई मशीन है, या मुख्तलिफ आराइशी सामान है जो बनाने की कोशिश इनको सिखाया जा रहा है। फिर तदरीसी तरीक़ाकार भी है, यानी ख़वातीन जो है वो मेथोडोलॉजीज़ क्या इस्तेमाल करेंगी। अब छोटी बच्चियाँ जो घरों में हैं, उनको स्कूल भेजने से पहले या मकतब में भेजने से पहले कुछ तरीक़ाकार ऐसे बता दिए गए, मसलन बिस्किट्स जो हैं उनके ऊपर अल्फ़ाबेट्स लिख दिए गए हैं, या जो है वो मुख्तलिफ गुड़ियाँ बना दी गई हैं, किसी का यानी अच्छी शक्ल वाली है तो अच्छे नाम दे दिए उनको, अच्छे अखलाक के, बुरी शक्ल वाली है तो बुरे नाम दे दिए, खिलौनों के ऊपर नाम लिखवा दिए ताकि बच्चे को शुरू से ही रग़बत हो जाए ख़वातीन लड़कियों को और वो पढ़ने की तरफ माइल हो जाएँ। फिर ये है कि औकात कार जो है ना वो भी मुख्तलिफ रखे गए हैं, यानी 3 सतहों पर तालीम है। एक ये कि घर की तालीम है जिसमें आतो जी पढ़ा रही हैं या उस्तानी पढ़ा रही हैं, वो नमाज़ों के औकात के मुताबिक जो है ना वो अपने टाइम टेबल को सेट कर रही हैं। फिर ये है कि मिशनरी ख़वातीन जो घरों में आकर शहज़ादियों को तालीम दे रही हैं, उनके लिए पहर मुकर्रर है, 1 पहर के लिए आ रही है, 2 पहर के लिए आ रही है। बाकी जो मिशनरी स्कूल थे उनमें जिस तरह आज हमारे यहाँ टाइम टेबल राइज़ है, उसी तरह से टाइम टेबल राइज़ था और वो अपनी चीज़ें जो है वो अपनी किताबें पढ़ती थी। अब हम ये देखते हैं सबसे आखिर में कि असगरी से लेकर यानी 1869 से लेकर और अज़रा यानी 1947 तक, यानी इन किरदारों के दरमियान में बहुत सारे ऐसे निस्वानी किरदार हैं जो समाज पर असर अंदाज हुए। ये तमाम किरदार तालीम याफ्ता हैं और ये वो तमाम किरदार हैं कि जिन्होंने अपने तालीम के सबब माशी कफालत की, या अपने घर वालों को कर्ज से बचाया, जायदाद को या बनाया है या कुर्क होने से बचाया है। ये वो ख़वातीन हैं जो यानी हर तरह से जो है वो उन्होंने अपने समाजी तौर पर अपने आप को पेश किया कि वो समाजी कारकुन बनी हैं। इन ख़वातीन के इल्म से इनका घर, इनका ख़ानदान, मोहल्ला, इलाका सभी फैज़याब हुए और ये वो ख़वातीन हैं जो घर की चारदीवारी से निकल कर समाज के धारे में दाखिल हो जाती हैं और समाजी सरगर्मियों में बतौर कारकुन शरीक होती हैं और इनकी जो मस्बत पेशकश है वो नॉवल में हमें दिखाई देती है। आखिर में हमने ये देखा कि उर्दू नावल में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन जो है वो हमें नज़र आती हैं, मसलन हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, बरमू समाज की ख़वातीन हैं, बूढ़, यहूदी, ईसाई या और मतलब मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली जो ख़वातीन हैं। लेकिन हमें 1947 से पहले तक तकरीबन 150 नावलों का जो मैंने मुताला किया, उसमें एक औरत भी सिख नज़र नहीं आती। ना वो प्रोटैगनिस्ट के तौर पे नज़र आती है और ना वो हमें जो है वो किसी ज़िम्नी किरदार के तौर पे नज़र आती है। सिख औरत का कोई वजूद नहीं है, वो किसी भी हवाले से हमारे नावलों में किसी भी मौज़ू से जगह नहीं पा सकती। हालाँकि उस दौर के जो नावलों का मंज़रनामा था, वो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाके थे, यानी दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, बनारस, रेवाड़ी, दक्कन, कानपुर, अलाहाबादी, लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर के लोकेल के भी जो नॉवल थे वो उसमें शामिल थे, मगर कोई सिख किरदार इसमें जगह ना पा सका, सिख नस्वानी किरदार। मजमूई लिहाज से अगर हम देखते हैं तो उर्दू नॉवल ने औरत की समाजी पेशकश में भरपूर हिस्सा लिया। औरत की समाजी हैसियत में इज़ाफ़े और समाजी मैदान में इसकी तौसीए अमल को पेश किया और ना सिर्फ़ उसको पेश किया बल्कि क़ारीन की ज़हन साज़ी करने में भी उर्दू नॉवल ने भरपूर हिस्सा लिया, ताकि औरत जो है वो घर की चारदीवारी से निकल कर समाज में सरगर्म हो जाए और नॉवल निगारों के यहाँ ये जो पेशकश का रवैया है ये मस्बत जो है वो नज़र आता है। बहुत शुक्रिया।